हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे चैप्टर अपने चैनल पर हल करके डाल दिए हैं। हमने पाठ के अंदर की सारी गतिविधियां भी करवाई हैं, तो आप ध्यान से देखें और समझ लें। और पाठ के जो बाहर के अभ्यास प्रश्न हैं वो भी हमने सभी हल करवाए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8 रामदेवरा पदयात्रा। इससे पहले हमने अध्याय 7 रेगिस्तान का तूफान किया था। आज हम अध्याय 8 रामदेवरा पदयात्रा करेंगे। बच्चों, आपने यात्राएं तो देखी होंगी। रामदेवरा यात्रा निकलती है, दिग्गी कल्याण जी यात्रा निकलती है, इधर अपने खाटू श्याम जी की यात्रा निकलती है, पैदल यात्रा निकलती है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु पैदल पैदल जाते हैं और बहुत से श्रद्धालु गाड़ियों से जाते हैं। पहले पढ़कर देखते हैं इस पाठ में क्या हुआ है। इंद्रदान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार बड़ा और खुशहाल था। परिवार में 2 बेटे बहुएं 5 पोते पोतियां थे। एक दिन जब भादों की झड़ी लगी हुई थी और पूरा परिवार घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, तो इंद्रदान ने अचानक कहा, सोच रहा हूँ इस बार हम सब रामदेवरा धाम तक की पदयात्रा पर चलें। बहुत समय हो गया है वहाँ गए हुए। यह सुनकर बच्चे उछल पड़े, हम भी चलेंगे। इंद्रदान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, हम सब चलेंगे। तो जानते हैं हम कि रामदेवरा क्यों प्रसिद्ध है। इतने में 7 वर्षीय सीमा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, दादाजी, रामदेवरा में ऐसा क्या है? इस पर दिवांश तपाक से बोला, तुझे कुछ नहीं पता, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा मित्र पिछले वर्ष वहाँ गया था। इंद्रदान हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा दिवांश। जैसलमेर जिले के रुणेजा गांव में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। हर साल भादों में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। इन्हें जातरू कहा जाता है। यात्रा की तैयारी कैसे की? गांव के कई अन्य लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे। यात्रा की व्यवस्था के लिए चौपाल पर एक बैठक बुलाई गई। पदयात्रा मार्ग और पड़ावों की जानकारी दी गई। मोबाइल नंबर साझा किए गए और बुजुर्गों, महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। सुबह 8 बजे रामसा पीर की जय के गगनभेदी जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई। राम रसोड़े की सेवा। बीच में जब भूख लगती है तो बीच बीच में राम रसोड़े बने होते हैं, जिनमें खाना निःशुल्क वितरण किया जाता है। जो श्रद्धालु पैदल जाते हैं वहाँ बैठकर उसमें खाना खा सकते हैं। पहला पड़ाव एक गांव के पास एक राम रसोड़े में हुआ, जहां यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। अजय ने पूछा, दादाजी, लोग निःशुल्क राम रसोड़े क्यों लगाते हैं? इंद्रदान बोले, बेटा, यह सेवा और भक्ति का प्रतीक है। यात्रियों की सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। पदयात्रा के अनुभव। आगे बढ़ने पर यात्रियों को बुजुर्गों के पैरों की मालिश करते हुए कुछ युवा दिखाई दिए। देवांश ने उत्सुकतावश पूछा, दादाजी, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंद्रदान ने समझाया, बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल चलने से थकान होती है। मालिश से उन्हें राहत मिलती है और वे यात्रा जारी रख सकते हैं। जब यात्रा पोखरण पहुंची तो इंद्रदान ने बच्चों को बताया, यहीं 1998 में भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण भी किया था। अब यहाँ पर कुछ एक चौकोर खाने में, आयताकार खाने में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़कर देखते हैं। पोखरण सेकंड या ऑपरेशन शक्ति भारत द्वारा 11 और 13 मई 1998 को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। इससे भारत एक परमाणु सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, जिससे उसकी सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति बढ़ी। यह परीक्षण भारत की वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले भारत ने 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नामक पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रभास बोला, लेकिन दादाजी, हमारे शिक्षक तो कहते हैं कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होते हैं। इंद्रदान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। यह आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। खेतों और फसलों की चर्चा। आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई दिए, जिनमें बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल की फसलें लहलहा रही थी। चीमा ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी, यहाँ भी हमारे गांव जैसी ही फसलें क्यों उगाई गई हैं? तो इंद्रदान ने समझाया, बेटा, यह क्षेत्र थार के रेगिस्तान में आता है, जहाँ कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल उगाई जाती है। अजय ने तुरंत पूछा, खरीफ की फसल क्या होती है दादाजी? तो इंद्रदान ने हंसते हुए समझाया, फसलें मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। खरीफ यानी कि मानसून में बोई जाने वाली
रबी सर्दियों में बोई जाने वाली और जायद गर्मियों में मार्च से जून के मध्य उगाई जाने वाली। अब रामदेवरा मेला के बारे में देखते हैं। तीसरे दिन जब यात्रा रामदेवरा के पास पहुंची तो दूर से ही मेले की रौनक दिखने लगी। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे लोग, दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और पुपाड़ियों की आवाज़ों से वातावरण जीवंत हो उठा। इंद्रदान ने कहा, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर मेला घूमेंगे। बच्चों को लंबी कतार में लगाकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रभास ने पूछा, दादाजी यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? इंद्रदान ने बताया, भीड़ को नियंत्रित करने में, सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने तथा लोगों की सहायता के लिए पुलिस है। यात्रा का सार। दर्शन के बाद सभी ने मेले का आनंद लिया। सभी ने झूले झूले, मिठाइयाँ खाईं और यादगार सामान खरीदे। पदयात्रा के इस अद्भुत अनुभव ने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते हुए सेवा, प्रकृति और इतिहास की भी सीख दी। यह यात्रा सिर्फ पैदल चलने का सफर नहीं था, बल्कि यह जीवन और संस्कृति से जुड़े कई पहलुओं को समझने का अवसर था। जब परिवार वापस गांव लौटा तो बच्चों के मन में एक नई समझ और सम्मान था अपनी परंपराओं और प्रकृति और ज्ञान के प्रति। तो बच्चों, ये अपना पाठ था जिसमें पूरी यात्रा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और अपने जो खेती बाड़ी फसलें उनके बारे में जानकारी इसमें मिल गई हमें। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रामदेवरा मेला हर वर्ष भाद्रपद महीने में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ हमने भाद्रपद लिखा है। यात्रियों के लिए रास्ते में बनाए गए भोजन स्थल को राम रसोड़ा कहा जाता है। पोखरण में वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इस तरह से आपको भी ये भर लेने हैं। अब है दूसरा, सत्यासत्य लिखिए। पोखरण राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। गलत है ये बात, तो यहाँ असत्य लिख देंगे। ठीक है। ग्वार और बाजरे की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है, तो यहाँ भी असत्य लिख देंगे। पुलिस मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात की जाती है। सत्य, यह सही बात है। ठीक है। अब है मिलान कीजिए। स्तंभ आ को ब से सही मिलान करना है। रामदेवरा मेला, भाद्रपद माह, पोखरण परमाणु परीक्षण, राम सरोवर पवित्र जल स्रोत, राम रसोड़ा यात्रियों के लिए भोजन स्थल, गेहूं की खेती रबी की फसल। ठीक है। नीचे दी गई फसलों को वर्गीकृत कीजिए। बाजरा, गेहूं, मूंग, सरसों, चना, ज्वार, ग्वार, तिल और मूंगफली। इनमें से खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? बाजरा, मूंग, ज्वार, तिल और मूंगफली। रबी की फसलें गेहूं, सरसों, चना। और जायद की फसलें त्वर यानी तिवार और मूंग। ठीक है। अब है सूचीबद्ध कीजिए रामदेवरा मेले में होने वाली प्रमुख गतिविधियां। और दूसरा है पैदल यात्रा के दौरान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं। तो यहाँ पर देखिए, प्रमुख गतिविधियां हैं धार्मिक अनुष्ठान और पूजा, भजन कीर्तन और कथा वाचन, मेला बाजार और व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लंगर व प्रसाद वितरण। और पैदल यात्रा के दौरान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, भोजन और पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं, विश्राम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, मार्गदर्शन और सूचना केंद्र। अब है विचार करके लिखिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहर आने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ उत्तर देखते हैं। नहर आने से रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। पहले जो भूमि बंजर थी वह अब खेती योग्य हो गई है, जिससे रबी और खरीफ दोनों मौसमों में अधिक फसलें उगाई जाने लगी हैं। यदि पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाले तो संभावित समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो यदि पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभालती है तो निम्नलिखित संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भीड़ में भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, यातायात अव्यवस्थित हो सकता है, आगजनी या हिंसा जैसी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा प्रश्न था अपना, पैदल यात्राओं के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ देखिए, पैदल यात्राओं के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव इस प्रकार हैं। यह लोगों में धार्मिक आस्था, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। यह सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में सहायक होती है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में मिलकर अनुभव व संस्कार साझा करते हैं। अब है राजस्थान के मानचित्र में अंकित कीजिए जोधपुर जिला, जैसलमेर जिला और आपके स्वयं का जिला। फिर लास्ट में, चलो रामदेव बाबा के द्वार, पदयात्रा है बहुत खास, श्रद्धा से भर लो अपना मन, मिलेगा सच्चा विश्वास। यहाँ पर देखिए राजस्थान का जो मानचित्र है यहाँ दिया हुआ है। इसमें हमको क्या क्या देखना है?
हमको जोधपुर ज़िला, जैसलमेर ज़िला और अपना खुद का ज़िला यानी कि जयपुर या जो भी आप ज़िले में रहते हैं, सिरोही, पाली, वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोधपुर और जैसलमेर को सबसे पहले देखा जाए तो कहाँ पर है। जोधपुर ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसलमेर ये यहाँ दिया हुआ है। अगर आपका ज़िला पाली है तो ये, और आपका ज़िला अगर जयपुर है तो यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से इनको अंकित करना है। आप इनकी जगह को देख लीजिए कौन सी दिशा में और कहाँ पर स्थित है। इस तरह से आपको मानचित्र में भरना है। मानचित्र में ये भी दिया हुआ है कि राजस्थान नया 41 ज़िले वाला जो मानचित्र है, यानी कि राजस्थान में 41 ज़िले हैं। पुराने ज़िले 33, नवीन ज़िले 8 और कुल ज़िले हो गए 41। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से रामदेवरा पैदल यात्रा, रामदेवरा मेला और खेतीबाड़ी की तीनों फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल आपको समझ में आ गई होगी। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पता चल गई होंगी कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे हमारी आस्था है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। उससे पहले, उसे देखने से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर कर लें ताकि वो भी चैप्टर देख सकें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने राजस्थान का मानचित्र भरा या नहीं, आपको जैसलमेर और जोधपुर की जगह पता चली या नहीं।